हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो ग्लिम्स ऑफ इंडिया है, क्लास 10th का। इसमें 3 पार्ट है मेरे ख्याल से। तो आज हम बात करेंगे गोवा का एक पाव रोटी वाला, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये 3 वीडियो बनाएंगे ताकि थोड़ा ही आपको अच्छा लगे और आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन पाए, ठीक है। तो ये रही आपकी समरी। यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के ब्रेड पाव बनाने वाले का शब्द चित्र है, जिसका अब भी उसके समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे बुजुर्ग अपने पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों की, पुर्तगालियों की और उनके मशहूर पाव के टुकड़ों की प्रसन्नता से चर्चा करते हुए सुनाई पड़ते हैं। उन पाव टुकड़ों को खाने वाले चाहे अब ना रहे हों, किंतु उन्हें बनाने वाले अब भी वहाँ हैं। हमारे बीच अब भी सामान मिलाने वाले, सांचे में ढालने वाले, टुकड़ों को पकाने वाले मौजूद हैं। भट्टी की आग अब तक बुझी नहीं है। पारंपरिक पाव बनाने वालों के लट्ठों की थप थप और झंझनाहट, जो कि सुबह उनके आगमन का संकेत देती थी, अब भी कई स्थानों पर सुनी जा सकती है। शायद पिता जीवित नहीं है, किंतु बेटा अब भी परिवार के धंधे को आगे बढ़ा रहा है। इन पाव बनाने वालों को आज भी गोवा में पैडर नाम से जाना जाता है। गोवा में हमारे बचपन में पाव बनाने वाला हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक होता था। वह दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। एक बार सुबह जब वह अपनी बैंत की टोकरी लेकर निकलता, और फिर दोबारा जब शाम को वह अपनी बड़ी सी टोकरी खाली करके वापस आता। उसके बांस की छनछनाती हुई थप थप हमें नींद से उठा देती और हम उसके मिलने और उसका सत्कार करने भागते। ऐसा क्यों था? क्या ऐसा पाव के टुकड़े के प्रेम के कारण था? बिल्कुल नहीं। पाव के टुकड़े तो किसी भी पाक्सिन और बास्तिन नाम घर की नौकरानी द्वारा खरीदे जाते थे। हम तो जो चाहते थे वो होती थी ब्रेड रूपी वेगल्स, जो हम बहुत ध्यानपूर्वक चुनते थे। कभी कभी वे विशेष प्रकार से बनी मीठी डबल रोटी होती थी। पाव वाला अपने विशेष बने बांस की जंग आवाज़ के साथ दृश्य पटल पर संगीत के साथ प्रवेश करता था, मतलब गाना गाते हुए बेचने का प्रयास करता था। एक हाथ उसके सिर की टोकरी को सहारा दे रहा था और दूसरा बांस के फर्श पर बजा रहा था। वह घर की महिला का नमस्ते से सत्कार करता और फिर अपनी टोकरी सीधे खड़े बांस पर टिका देता। हम बच्चों को एक हल्की डांट के साथ एक और धकेल दिया जाता और घर के नौकर को पाव दे दिए जाते। लेकिन हम भी नहीं मानते थे। हम एक बेंच या मुंडेर पर चढ़ जाते और टोकरी में किसी प्रकार झांकते। मुझे अभी भी उन पाव की अलग अलग सी मीठी खुशबू आती है। पाव के टुकड़े बड़ों के लिए और छल्ले बच्चों के लिए। उस समय हम अपने दांत मांजना और मुंह धोने तक की परवाह नहीं करते थे, और करते भी क्यों? कौन आम के पत्तों को दांतों की ब्रश बनाने के लिए तोड़ने की परेशानी मोल ले? शेर ने कभी अपने दांत साफ किए नहीं। गर्म चाय आखिरकार सब कुछ अच्छी तरह धो और साफ कर देगी। विवाह के उपहार मीठी डबल रोटी, जिसे बोल कहते हैं, के बिना अर्थहीन है। उसी प्रकार कोई भी प्रतिभोज या दावत डबल रोटी के बिना मजा खो देती है। घर की महिला को अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर सैंडविच बनाना ज़रूरी होता है। केक और बोलिन हास क्रिसमस और दूसरे पर्वों पर ज़रूरी हैं। इस कारण एक गांव में पाव बनाने वाले की भट्टी का होना अति अनिवार्य है। एक पाव बनाने वाला या डबल रोटी बेचने वाला उन दिनों कुछ अलग ढंग से वेशभूषा धारण करते हैं, जिसे कवाई कहते हैं। वह एक ही टुकड़े की लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटने तक लंबी होती थी। अपने बचपन में हमें पाव बनाने वाले को एक कमीज और ऐसी पैंट पहने हुए देखते थे जो पतलून की पूरी लंबाई से छोटी और नेकर से लंबी होती थी। आज भी यदि कोई ऐसा नौकर पहने जोनी जो कि घुटने तक लंबा हो, तो उसे कहा जाता है कि वह पैडर की तरह तैयार हुआ है। पाव बनाने वाला अधिकांशतः अपने बिल माह के अंत में इकट्ठा करता था। महीने का हिसाब किसी दीवार पर पेंसिल से अंकित किया जाता था। पुराने दिनों में पाव बनाना लाभ का सौदा होता था। पाव बनाने वाला और उसका परिवार कभी भूखा नहीं रहता था। वो, उसका परिवार और उसके नौकर सदैव प्रसन्न और संपन्न नजर आते थे। उसका गदराया हुआ शरीर इस बात का खुला प्रमाण था कि आज भी किसी व्यक्ति की कटहल जैसी शारीरिक छवि की आसानी से पाव बनाने वाले से तुलना की जा सकती है। तो ये था दोस्तों ग्लिम्स ऑफ इंडिया का गोवा का एक पाव रोटी बनाने वाला समरी। आई होप आपको समझ आई होगी। अच्छे से इसको 1-2 बार सुन लीजिएगा तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप अपनी लैंग्वेज में ज़रूर बना सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।